स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस बताया था। आज हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस बताएंगे। तो यहाँ पर एक सरफेस है जो कि कॉन्वेक्स है, एक स्फेरिकल सरफेस है जो वन साइड से कॉन्वेक्स है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका पोल P और सेंटर C दिया हुआ है। तो हमने बताया था कि सेंटर से हम ऑलवेज क्या खींचते हैं, नॉर्मल खींचते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर से पास होने वाली लाइन बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, नॉर्मल जो होता है वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाता है। तो यहाँ पे सेंटर से हम ऑलवेज नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब हमने मान लिया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखी हुई है। O से एक इंसिडेंट रे OA चलती है ब्लू कलर में। अब ये इंसिडेंट रे अगर यहाँ पर ये सरफेस ना होता तो ये इसी तरह डॉटेड पाथ में आगे बढ़ जाती, बट ये यहाँ पर एक मीडियम रखा हुआ है, यानी ये एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। ये एयर है और ये ग्लास दिया हुआ है हमारा। ये एयर है मीडियम 1 और ये हमारा ग्लास है मीडियम 2। तो अब यहाँ पे लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, और एयर जो होता है वो रेयरर मीडियम होता है और ग्लास डेंसर मीडियम होता है। तो जब लाइट रे इसमें एंटर करेगा तो वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाएगा, यानी वो अपने एक्चुअल पाथ पर नहीं जाएगा, ये ब्लू कलर की लाइन पर नहीं जाएगा, ये इससे थोड़ा सा बेंड हो जाएगा और नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाएगा और AB डायरेक्शन में निकल जाएगा। जब हम इसको AB को पीछे बढ़ाएंगे तो ये जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वहीं इस ऑब्जेक्ट O का इमेज I बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट O का इमेज I फाइंड हो गया। फिर यहाँ पर देखिए OA इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल ये पूरा नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस I बनेगा, और ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बिटवीन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R बनेगा। हमने मान लिया ऑब्जेक्ट पर एंगल अल्फा बनता है, इमेज पर बीटा और सेंटर पर गामा बनता है। साथ ही हमने A से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर AN ड्रॉ किया जिसकी हाइट हमने h मान ली। तो अब देखिए इन ट्रायंगल OAC, हमने OAC ट्रायंगल ले लिया जिसका I एक्सटीरियर एंगल है। ये I जो है ये इस ट्रायंगल OAC का एक्सटीरियर एंगल है। अब अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है कि एक्सटीरियर एंगल करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो OAC में 3 एंगल बन रहे हैं, अल्फा, गामा और एक A पर एंगल बन रहा है। तो जिसके बगल में एक्सटीरियर एंगल बनता है उसको हम छोड़ देते हैं, यानी ये एंगल हम नहीं लेंगे, बचा अल्फा और गामा। तो एक्सटीरियर एंगल इन्हीं दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो I इक्वल हो जाएगा गामा प्लस अल्फा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली इन ट्रायंगल IAC इसमें R एक्सटीरियर एंगल होगा। ये जो R है ये IAC का एक्सटीरियर एंगल होगा। तो अब ये R करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी 3 एंगल बन रहे हैं, एक बीटा, एक गामा और एक R के बगल में जो एंगल है A पर। बट एक्सटीरियर एंगल जिसके बगल में बनता है उसको हम छोड़ देते हैं, बचे बीटा और गामा। तो ये R बीटा और गामा के सम के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अब हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल कॉन्स्टेंट। अब वो कांस्टेंट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लिया 1 and 2। 1 and 2 क्यों लिया, लाइट जिस मीडियम से चलती है उसे हम पहले लिखते हैं और जिस मीडियम में जाती है उसको बाद में लिखते हैं।
तो लाइट एयर से ग्लास में जा रही थी, यानी 1 से 2 में जा रही थी, तो हमने 1 and 2 लिख दिया। और 1 and 2 को लिखते हैं N2/N1। तो N1 ऊपर चला जाएगा साइन आई के पास और साइन आर N2 के पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा N1 साइन आई इक्वल N2 साइन आर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब सिंस एपर्चर ऑफ सरफेस इज वेरी स्मॉल हैंस एंगल्स आर ऑल्सो वेरी स्मॉल, हम मान लेंगे सरफेस का जो एपर्चर है जिसमें से लाइट एंटर करती है वो बहुत ही स्मॉल है, तो यहाँ एंगल्स भी बहुत ही स्मॉल होंगे। तो हम साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो साइन आई की जगह हमने आई ले लिया, साइन आर की जगह आर ले लिया। अब हम आई और आर की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। आई की वैल्यू गामा प्लस अल्फा, आर की वैल्यू गामा प्लस बीटा। ये हम इक्वेशन 1 में इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमने आई की जगह गामा प्लस अल्फा ले लिया, आर की जगह गामा प्लस बीटा ले लिया। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब देखिए अल्फा कहाँ बन रहा है, अल्फा बन रहा है OAN में, इस ट्रायंगल में बन रहा है। तो हमने इस ट्रायंगल को ड्रॉ किया, तो ये OAN हो गया, OAN, बगल में पोल P। तो अब इस ट्रायंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 अल्फा ले लिया। तो 10 अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर AN हो जाएगा, बेस ON हो जाएगा। तो 10 अल्फा इक्वल आ जाएगा AN/ON। अब सिंस अपर्चर इज वेरी स्मॉल हैंस एंगल आर ऑल्सो वेरी स्मॉल, यानी अपर्चर बहुत ही छोटा है तो एंगल्स भी बहुत छोटे होंगे। तो हम 10 अल्फा की जगह अल्फा ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए P और N एक दूसरे के बहुत पास हैं। जब अपर्चर बहुत छोटा होगा तो ये दोनों पॉइंट भी एक दूसरे के इतने पास होंगे कि एक दूसरे पर कोइंसाइड होंगे, यानी एक दूसरे पर ही लाई करेंगे लगभग अप्रॉक्स। तो हम P की जगह N और N की जगह P ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम N से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि मिरर और लेंस में सभी डिस्टेंस पोल से दी होती हैं। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, पोल से इमेज की डिस्टेंस, पोल से सेंटर की डिस्टेंस। तो हम यहाँ N को छोड़कर उसकी जगह P ले लेंगे, यानी ON की जगह OP ले लेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल 10 अल्फा की जगह अल्फा ले लेंगे क्योंकि एंगल बहुत ही स्मॉल है। जैसे हमने पीछे साइन आई की जगह R और साइन आई की जगह I और साइन R की जगह R लिया था, उसी तरह 10 अल्फा की जगह अल्फा ले लेंगे और ON की जगह OP ले लेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल AN/OP। अब यहाँ पर ये जो हमने परपेंडिकुलर खींचा है, हमने मान लिया इसकी हाइट h है, तो AN की जगह हम पुट कर देंगे h और OP, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u होती है, हमने u ले लिया। अब ये लेफ्ट साइड है, ये परपेंडिकुलर के लेफ्ट साइड है, इसलिए लेफ्ट साइड डिस्टेंस निगेटिव होती है, तो अल्फा इक्वल h/-u हो जाएगा। सिमिलरली O से थोड़ा आगे I बन रहा था जहाँ पर एंगल बीटा था। जब हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा h/v और गामा की वैल्यू h/r, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट यहाँ पर देखिए कि I जो है वो लेफ्ट साइड है, इसलिए पोल से इमेज की डिस्टेंस v हमने माइनस की ली, बट सेंटर राइट साइड है, इसलिए पोल से सेंटर की डिस्टेंस यानी r हमने पॉजिटिव ले ली। ठीक है, तो मिरर या लेंस में जो डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड मेजर करते हैं वो निगेटिव होती है और जो राइट साइड मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होती है। तो u और v हम लेफ्ट साइड मेजर कर रहे थे इसलिए हमने माइनस ली, बट r को हम राइट साइड मेजर कर रहे थे इसलिए हमने इसे पॉजिटिव ले लिया। अब हमने क्या किया, अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट किया। तो इक्वेशन सेकंड में जब हम पुट कर देंगे तो गामा की जगह h/r लिखेंगे और अल्फा की जगह -h/u लिख देंगे।
सिमिलरली गामा की जगह h अपॉन आर लिखेंगे और बीटा की जगह h अपॉन माइनस वी लिख देंगे। हमने इक्वेशन सेकंड क्या मानी थी? इक्वेशन सेकंड थी n1 y गामा प्लस अल्फा प्लस इक्वल n2 गामा प्लस बीटा। तो हमने क्या किया, गामा की जगह h अपॉन आर पुट किया, अल्फा की जगह h अपॉन माइनस यू पुट किया, फिर गामा की जगह h अपॉन आर और बीटा की जगह माइनस h अपॉन वी पुट कर दिया। अब दो साइन कभी भी एक साथ नहीं रहते, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड h कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से जब h कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन यू। यहाँ से h कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, h कॉमन कर लेंगे। तो जब हम h कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन यू। यहाँ से h कॉमन करेंगे, h निकालेंगे तो बचेगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी। h से h कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास n1 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन यू इक्वल n2 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, n1 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो n1 का मल्टीप्लाई 1 अपॉन आर में कराएंगे तो n1 अपॉन आर आ जाएगा, माइनस n1 का मल्टीप्लाई 1 अपॉन यू में करेंगे तो n1 अपॉन यू आ जाएगा। सिमिलरली n2 का मल्टीप्लाई 1 अपॉन आर में करेंगे तो n2 अपॉन आर आएगा, माइनस n2 का मल्टीप्लाई 1 अपॉन वी में करेंगे तो n2 अपॉन वी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम n2 अपॉन वी को इस साइड ले आएंगे और n1 अपॉन आर को राइट साइड ले जाएंगे। हम यहाँ पर n2 अपॉन वी को यहाँ लाएंगे और n1 अपॉन आर को यहाँ लाएंगे। तो ये देखिए n2 अपॉन वी माइनस का है, जब ये राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और n1 अपॉन यू माइनस का था, ये हमने ऐसे ही लिख दिया एज इट इज़। फिर n2 अपॉन आर को हमने एज इट इज़ लिख दिया, जब n1 अपॉन आर को राइट साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस n1 अपॉन आर। ये हमारा फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड n1 कॉमन कर लेंगे। जब हम लेफ्ट साइड से n1 कॉमन करेंगे तो n1 अपॉन यू से n1 निकलेगा, 1 बचेगा 1 अपॉन यू। बट यहाँ n1 नहीं है, अगर कॉमन करने वाला टर्म नहीं होता है तो हम उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1v माइनस 1 अपॉन यू इक्वल, सिमिलरली इसमें n1 है तो n1 कॉमन करेंगे 1 अपॉन r होगा, बट यहाँ n1 नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, n1 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1r। अब n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, n2 अपॉन n1 क्या होता है, 1n2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में, हमने इसको n लेट कर लिया, यानी n2 अपॉन n1 की जगह हम n पुट कर देंगे। तो n2 अपॉन n1 की जगह n पुट करेंगे तो यहाँ n आ जाएगा, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल n अपॉन r माइनस 1 अपॉन r। इसको हम n माइनस 1 अपॉन r भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला और सिंपल वे में हो जाएगा। तो ये हो गए आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस।